नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वीडियो लेक्चर में कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और इसकी परिभाषा जानने की कोशिश की। अब जब हमने परिभाषा की ओर देखा, पढ़ा, तो शब्दों का ऐसा सार्थक व व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता हो सरल वाक्य कहलाता है या वाक्य कहलाता है। जैसे सरला गाना गाती है, यह एक ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह है जो पूरे अर्थ को दर्शाता है कि यह एक वाक्य है। वाक्य के घटक कितने हैं इसके बारे में हमने चर्चा की, बात की। वाक्य के दो घटक होते हैं, कर्ता, क्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, राम जाता है तो यहाँ पे राम करता है और जाना उसकी क्रिया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो हमने पढ़ा पिछले क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर में, कि वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की परिभाषा यहाँ पर यह बताई गई कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता व कर्ता का विस्तार आता है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है या जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने पढ़ा, मोहन बीमार है। मोहन यहाँ पर कर्ता है, मोहन उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में कुछ कहा गया, मोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है, लेकिन मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, वह विधेय है। तो विधेय शब्द यहाँ पर बीमार है जो कि उद्देश्य के बारे में बता रहा है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम लोगों ने पिछली क्लास 9th में पढ़ा। पिछली क्लास में हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, लेकिन हम कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि जिन वाक्यों में केवल एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है, यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया है, उड़ना। गौतम पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य क्रिया क्या है? गौतम पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर मुख्य की क्रिया है उड़ना, लेकिन रहा है उसकी सहायक क्रिया है। जिन वाक्यों में केवल एक ही मुख्य क्रिया हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। वह रोटी खाकर विद्यालय जाएगा। खाना यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है और खाकर जाएगा, पहले खाएगा फिर उसके बाद जाएगा, वो उसकी मुख्य क्रिया हो जाएगी। अब आइए संयुक्त वाक्य में पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य में पाया गया कि जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य एक समानाधिकरण योजक से जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य कहलाता। अब समानाधिकरण योजक क्या है? दो या दो से अधिक सरल वाक्य, जब दो सरल वाक्य हों या दो से अधिक सरल वाक्य हों, उनको एक योजक शब्द, योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। अब वो योजक शब्द क्या है? और, इसलिए, अंत, परंतु, किंतु, या, नहीं तो, वरना आदि, ये सभी योजक शब्द हैं, योजक चिन्ह हैं। अब रात हुई और तारे निकल गए। रात हुई यह एक सरल वाक्य है, पहला सरल वाक्य है। तारे निकले यह दूसरा सरल वाक्य है। अब इन दोनों सरल वाक्यों को एक समानाधिकरण योजक चिन्ह से जोड़ दिया गया, योजक शब्द से जोड़ दिया गया, और वह योजक शब्द है और। रात हुई और तारे निकल गए। तो जब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को एक समानाधिकरण योजक शब्द से जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ पर और संयुक्त और योजक शब्द लगा है, इसलिए यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य हो गया। तू पढ़ ले या टीवी देख ले। अब तू पढ़ ले या टीवी देख ले, यहाँ पर दो अलग अलग सरल वाक्य हैं। तू पढ़ ले, पहले पढ़ ले
फिर टीवी देख लेना, या टीवी देख ले। तो यहाँ पर तू पढ़ ले पहला सरल वाक्य है, टीवी देख ले दूसरा सरल वाक्य है। तो दो सरल वाक्यों को जब एक समानाधिकरण योजक चिन्ह योजक शब्द से जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है, और यह योजक शब्द है या। ठीक है। कम खाया करो वरना मोटे हो जाओगे। तो कम खाया करो यह एक पहला सरल वाक्य है, मोटे है जो हो जाओगे दूसरा सरल वाक्य है। वरना यहाँ पे जो लगा हुआ है वह योजक शब्द है। दोनों सरल वाक्यों को एक समानाधिकरण योजक शब्द से जोड़ दिया जाता है, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। वरना यहाँ पे योजक शब्द है और वो योजक शब्द संयुक्त वाक्य को सूचित करता है। तो योजक शब्द इसमें पढ़ना जरूरी है, योजक शब्द समझना जरूरी है। और इसलिए अंत, अतः, परंतु, किंतु, या, नहीं तो, वरना आदि ऐसे योजक शब्द आते हैं। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य देख लीजिए। महिला ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। देखिए मिश्र वाक्य की परिभाषा यहाँ पर बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी व्यधिकरण योजक शब्द से जुड़े हों तो वह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इसमें एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। जब एक आश्रित उपवाक्य दूसरे प्रधान मुख्य या प्रधान उपवाक्य से के सहारे जुड़े होते हैं और उनके बीच में जो योजक शब्द जुड़े होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे काम करोगे वैसा फल पाओगे। अब जैसे काम करोगे वैसा फल पाओगे, तो आप जैसे काम करोगे ये आपकी, यहाँ पर आप जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। तो ये जैसा काम करोगे ये आपका आश्रित उपवाक्य है, ये निर्भर करेगा इस पे, फल पाओगे ये निर्भर करेगा इस पे। जैसा काम करोगे तो जैसा काम करोगे मुख्य वाक्य है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ पर वर्षा अगर अच्छी होती तो फसल जरूर अच्छी होती, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। तो फसल का अच्छा होना वर्षा पर निर्भर है। तो फसल अच्छी होती यह आपका आश्रित उपवाक्य है। यदि वर्षा होती, अगर वर्षा जरूर होती, वर्षा यहाँ पर मुख्य उपवाक्य। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। छुट्टी रहेगी या न रहेगी यह डिसाइड कौन कर रहा है? मालिक। मालिक यहाँ पर मेन मुख्य उपवाक्य है जो कि निर्भर करता है या आश्रित करता है कल की छुट्टी पर, मतलब मालिक पर आश्रित करता है। ठीक है, कल की छुट्टी किस पर आश्रित करता है? मालिक। मालिक चाहेंगे तो जरूर छुट्टी होगी। मालिक ने कहा है कल छुट्टी होगी, तो कल की छुट्टी यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है जो कि निर्भर करता है वह किस पे? मालिक पर। मालिक यहाँ पर मुख्य उपवाक्य है। अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग अगली वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।